जी, आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 96 टू 97। नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा पाई मदीहा। आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 96 टू 97। नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा पाई मदीहा। रात के साए ढलते इनकी जगह सुबह की किरणों भरी फैलती रोशनी ने ले ली थी। आए जो बाथरूम में वैसे ही बेसन के साथ लगे सो गई थी, अचानक से सर जो दीवार के साथ लगाए हुए था गिरने को हुआ तो वो एकदम से आंखें खोल नींद को झटकते उठी। आसपास सब बिखरा पड़ा देख एक नज़र खुद को शीशे में देखा। आंखें लाल सूजी पड़ी थी, आंसू के निशान चेहरे पर साफ ज़ाहिर हो रहे थे। वो अपने बिखरे बालों को देख इनको इकट्ठा करती जुड़ा बना गई। पानी चलाते मुंह पर एक से दो छींटे मारे थे। वो रात तय कर चुकी थी इसको क्या करना है। वो मजबूत इरादा लिए रूम से निकल टॉवल लेते मुंह साफ करना शुरू हुई। अभी वो खिड़की के पास आई थी कि धूप की किरणों को चेहरे पर पड़ते देख सामने देखे जबकि प्राण को बालकनी में नीचे डोर के साथ जमीन पर धूप में सोए देख सूखी आंखों में एक बार फिर पानी भर के काश इसकी बचपन वाली नफरत आज भी उसके दिल में होती। क्यों अल्लाह जी, क्यों इसको मुझसे इस कदम मोहब्बत करवा दी, क्यों इसको मेरा हमसफर लिख दिया। मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं कोई भी खुशी इसको दे नहीं सकती। वो खुद से दिल में सर्द आहें बढ़ती भीगी पलकों से गिरते मोती रुखसार रगड़ साफ कर छोटे छोटे कदम लेती आगे बढ़ी। आज जो तूने सोचा है वो उसके हक में बेहतर है। दिल में से आवाज़ आई तो वो हल्के से डोर का लॉक खोल पलटी और टूटे गुलदान के टुकड़ों को देखा। एक छोटा सा टुकड़ा उठाते जोर से दरवाजे में मारा ताकि बुरहान उठ जाए। वो टुकड़ा फेंक रूम से निकली थी। बुरहान अचानक से ठठाक ठा की आवाज़ सुन उठा। धूप की किरणों को अपनी नीली आंखों में जाते देख हाथ ऊपर उठाते आसमान को देखा, जबकि बेसार से अंदाज में बोझल आंखें लिए डोर की तरफ देखा जो खुला नजर आ रहा था। वो तेजी से रूम में दाखिल हुआ। रूम में मतलाशी निगाहों से इसको ढूंढा था। वो कहीं नजर नहीं आई थी। वो अपनी शर्ट के वैसे ही बटन बंद करते रूम से निकल सीढ़ियों की तरफ लपका। जिससे ही बुरहान नीचे पहुंचा, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगे देख किचन की तरफ मुड़ा। इससे पहले वो अपना कदम उठाते किचन में जाता, वो किचन से निकल जूस का जग हाथ में लिए बाहर आई थी। तभी दोनों की सरसी सी निगाहें मिली। तुम फ्रेश नहीं हुए? वो नॉर्मल सा अंदाज अपना जग टेबल पर रखते साथ ही इस्तफसार कर गई। आयत तुम ठीक हो? बुरहान इसको नॉर्मल हालत में देख दृष्टि से पूछ उसके करीब आया। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? देखो तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। ऐसे करो जल्दी से गर्म गर्म नाश्ता कर लो। आओ बैठो, अगर तुम्हें फ्रेश होने जाना है तो हो आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। जल्दी में कम ही लवाजमात बना पाई। वो पराठे और फ्राई अंडों की तरफ इशारा करती हल्की से स्माइल चेहरे पर फैला गई। मुझे बात करनी है। मुकाबल ने इसको बैठने से रोका तो वो हल्का सा कुसमसाते मुकाबल का हाथ खुद की बात से हटा गई। बातें तो होती रहेंगी, पहले नाश्ता कर लें। वो खुशगवारी से बोलते मुकाबल को चेहरे पर बैठा गई। वो खामोश सर हाथों में गिरा गया। आयत ने प्लेट सामने रखते मुकाबल को पराठा दिया। ये काम मुलाजमा भी कर सकती है, तुम मेरे साथ चलो। आज जो नाश्ते से फारग होते टेबल से बर्तन उठाने का काम करने लगी थी, प्राण उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में पकड़ते इसको खुद के साथ खींचने वाले अंदाज में सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आज जो पहले मजामत करने लगी थी फिर खामोश होती लब भींच गई। बैठो। वो इसको रूम में लाते सीधा बेड पर बैठने का हुक्म दे गया। वो वैसे ही खामोश थी, धीरे से बैठी। प्राण इसके करीब उठने के बल बैठा। आयत 8 साल पहले जो भी हुआ मुझे मेरे माजी की कोई भी बात नहीं करनी। पापा ने तुम्हें क्या बताया और क्या नहीं मुझे ये भी नहीं सुना। अगर तुम्हें इसके अलावा कोई बात करनी है तो बोलो, और अगर कोई और बात नहीं है तो फिर मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनना और उस पर अमल करना। आयत हनूस नजरें अपनी गोद में पड़े खुद के हाथों पर टकाए बोली। तुम कहो मैं सुन रहा हूँ। वो भी बेनियाज से अपनी बात छोड़ उसको मौका दे गया। मैं जानती हूँ जो मैं तुम्हें बोलने वाली हूँ इसको सुन वो तकलीफ होगी, लेकिन मुझे यही तुम्हारे हक में बेहतर लग रहा है। वो बेड से उठते छोटे छोटे कदम लेते चलना शुरू हुई, जबकि साथ साथ अपनी बात भी कहनी शुरू की। वो भी उठा था, सीने पर हाथ बांधे गौर से सुनने के लिए कान खड़े किए। तुम अच्छे से जानते हो हमारी शादी को साल से ऊपर होने वाला है। सबकी बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, जैसे बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी, कि वो अपने बेटे की औलाद को अपनी गोद में खिला सकें। वो एक सांस में बोलते ठहरी थी, जबकि सर्द आप पड़ते लंबा सा सांस खींच छोड़ा। मैंने कल इसीलिए खुद को इस रिश्ते को मौका देने की कोशिश की थी और इसमें मैं नाकाम रही। पहले तुम्हें कोई वजह दे नहीं पाती थी, लेकिन अब तो तुम सब कुछ जानते हो। जो भी कहना चाहती हो यहाँ मेरी आंखों में देखकर कहो। बुरहान जिसका सब्र लबरेज हुआ था, 4 लंबे ढक पड़ते इस तक का फासला तय करते बाजू से दबोच खुद की तरफ खींचा। वो इतनी तेजी से ये सब कर गया था कि वो लड़खड़ाते उसके सीने से टकराए। दुपट्टा जो बिना किसी पिन के सर पर टकाया था सिला कर कंधे पर झूलते नीचे जमीन पोस हुआ। बालों का जोड़ा जो बिना किसी कैचर या हेयर पहन के कर गई थी, परों की तरह शानों पर बिखरते कमर तक झूले। बोलो क्या पागलपन दिखाना चाहती हो मुझे? वो जुनूनी सा होता उसके बाजू में अपने हाथों की उंगलियां धस दबी आवाज़ में गिराया। आयत अगर तुमने यहाँ तलाक का नाम अपने होठों पर लिया कभी नहीं कहूँगी। जानती हूँ तुम मुझसे बेइंतहा इश्क करते हो, मरकर भी ये नहीं बोलूँगी। तुम सिर्फ दूसरी उसकी ज़बान हलकलाई थी। अल्फाज जैसे वो ये भी निकलना नहीं
निकालना चाहती थी। दूसरी शादी कर लो। वो अपनी बाजू में शिद्दत किस्म का दर्द बर्दाश्त करती मुकाबल की आंखों में देख उसको शौक कर गई। वो ठिठका था, माथे पर लात बल पड़े थे, जबकि साथ ही उसकी बाजों पर सख्ती बढ़ाई कि आयत की आंखों से आंसू गिरना जारी हुए। वो दर्द को बर्दाश्त करने के लिए आंखें भींच गई। आयत, क्या कसम खाई है तुमने कि मेरी सांसों को छीन कर ही चैन लेना है? क्यों इस कदम मुझे ज़ियत देती हो, क्यों? वो चीखते उसकी बंद आंखों से आंसू गिरते देख छोड़ दूर हुआ। आयत जो गिरने को हुई थी लड़खड़ाते खुद से संभली। फरहान, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, सच में। तुम बस दूसरी बकवास बंद करो। वो धारदार जुनूनी सा होता कांच का छोटा टेबल उठाते पटक गया। आयत ने डरते अपने मुंह पर हाथ रखा था। फरहान का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंचा। वो खुद के बालों को बेदर्दी से खींच वहशत सा लाल होते उसकी तरफ पलटा। आयत जो डरते दीवार के साथ लगी थी अंदर तक कांपी। क्या तुम नहीं जानती, मेरी खुशी सिर्फ तुम में है। मेरे इस जुनूनी इश्क का सुकून हो तुम। क्या तुमने मेरी मोहब्बत को मजाक समझ रखा है? क्या मैंने कहा है मुझे बच्चे चाहिए? वो जुनूनी सा सुरख होता नीली आंखों में धारते बोला। तो आयत का खौफ से ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही कहीं गुम हुआ। एक बात बताओ, कल रात क्या सबकी खुशी की वजह से मेरे करीब आई थी? वो नीली आंखों में नमी भरते बहुत नरमी से दरियाफ्त करना शुरू हुआ। ना आयत, आगे से मुझसे जितना दूर रह सकती हो रहना। आखिरी बार बोल रहा हूँ। आयत जो नहीं बोलने लगी थी उसकी सुन मुकाबल को जैसे लगा था कि वो हाँ कह गई। वो उंगली उठाते तख्त करते बोला, फरहान मेरी बात कहा ना मुझसे दूर रहना, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? आयत जो फरहान को शर्त से पकड़ रोकने लगी थी, फरहान उसका हाथ झटकते धारते खुद के हाथ को बेदर्दी से दीवार में मुक्का रसीद कर साख्त कर गया। दूर रहना मुझसे। वो खून से भरा हाथ उठाते इसको वॉर्न कर गया। खून बुरहान। आयत जो उसकी बातें सुन ही नहीं रही थी तड़प कर उसकी तरफ लपकी। ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि तुम्हें मुझसे दूर रहना है। आयत जो उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर गई थी मुकाबल उसका हाथ गुस्से से दबोचते एकदम से छोड़ रूम से निकला। दोनों के दिलों में मोहब्बत का एहसास एक जैसा था। दर्द तकलीफ दोनों महसूस कर रहे थे। बुरहान जो सीढ़ियों को फलांगते सीढ़ियों के पास खड़े गुलदान टेबल को देख लात मार गया था, एक नज़र मुलाजमा को देख आगे बढ़ा। बुरहान सरहान जो मीरपुर आने वाला था अभी पहुंचा ही था कि घर में दाखिल होते सामने ही घोड़े पर सवार बुरहान को देख गया था। रानगी से उसके रास्ते में हायल हुआ। ये क्या हुआ? वो उसका हाथ और हालत देख फिक्र से करीब हुआ। छोड़ो मुझे, कुछ नहीं हुआ मुझे, अच्छा खासा हूँ। वो इसको कहर नज़रों से देख गाड़ी की तरफ बढ़ा। आयत सरहान ने नजरें घर के चारों तरफ दौड़ाई। बुरहान रुको, क्या तुम्हारे और आयत के दरमियान कुछ हुआ? बुरहान जो गाड़ी में सवार होने लगा था उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखते पूछने पर लाल आंखों में वहशत लिए पलटा। कर भी मेरी बीवी के पास मत जाना, इसको मेरे सिवा किसी की हमदर्दी में हासिल करने नहीं दूंगा। वो फोन करते सीधा गाड़ी में सवार हुआ तो फरहान उसके गुस्से को देख तेजी से भाग दूसरी साइड से गाड़ी में उसके साथ ही सवार हुआ। ये क्या बदतमीजी है? वो धारणा था तुम्हारी बीवी को तो हमदर्दी दे नहीं सकता, कम से कम तुम्हें तो देख सकता हूँ ना। अगर तुमने अभी मुझसे कोई बहस की या कहा कि मैं नीचे उतर जाऊँ तो मैं सीधा यहाँ से तुम्हारे रूम में जाऊँगा। और आयत को पूछते साथ हमदर्दी भी अभी उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि फरहान बल डाले गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर गया। फरहान उसके अमल पर अच्छे से महफूज होते दिल में हंसा कि ये कितना जुनूनी है आयत के लिए, बिल्कुल मुराद चाचू की तरह। फरहान को मुराद और जन्नत याद आए थे। ये क्या कर रहा है तो? बुरहान जो तेज़ ड्राइविंग करते बड़ी हवेली गांव में आया था गुस्से से खादम को बॉक्सिंग का सामान लाने का बोलते अपने कार्ड्स को खुद को मारने का इशारा कर गया। वो घबराता मदद तलब नजरों से फरहान को देख गया। तुम दरमियान में मत बोलो। फरहान जो अपनी शर्ट उतार चुका था इसको आने का बोलते वापस से मतवजा हुआ। तुम जाओ यहाँ से। फरहान सपाट सा कार को बोलते मुकाबल के सामने खड़ा हुआ। क्या हुआ है? वो उसकी नीली आंखों में नमी भरते देख नरमी से साथ ही उसका हाथ पकड़ गया। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम ऐसे मुझे ट्रीट कर रहे हो। फरहान भड़कते अपना हाथ मुकाबल के हाथ से निकालते आगे बढ़ा। देखो बुरहान, अगर आयत ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको नहीं बोलना चाहिए था तो इसको माफ़ कर दो। वो कभी कभी चिड़चिड़ी सी हो जाती है, तुम्हें उसकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ वो कितनी चिड़चिड़ी सी होती है, वैसे भी उसने ये अपना रोज़ का काम बना लिया है। मेरे दिल के साथ खेलना कोई नई बात नहीं है। दर्द आंखों में बढ़ते जैसे आंसू की सूरत में निकला। बुरहान, वो ऐसी पहले नहीं थी, तुम अच्छे से जानते हो बचपन में वो कैसी थी। बस जैसे जैसे बड़ी हुई है सख्त बनती चली गई। जैसे ही बुरहान ने सरहान के अल्फाज सुने तंजिया सा। अच्छा, तो उसके ऐसे सख्त बनने की वजह बयान कर सकते हो? फरहान जानता था कि सरहान आयत के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छे से जानता है, इसीलिए उसको अपनी बातों में उकसाना चाहा। छोड़ो, यही तो बात है, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं उस इंसान का नाम जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से वो ऐसे हो गई है। वो गुस्से से जैसे एक बार फिर तैश में आया था। गुस्से को ख़त्म करने के लिए वो डंबल उठाते ड्रेसिंग टेबल पर फेंक गया। धमाके की तरह आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी। फरहान खामोश सा साख्त हुआ था कि फरहान जानता है। जानते हो, मैं उसका हमदर्द बनना चाहता हूँ। क्या मैं गलत हूँ? तुम मुझे बताओ, क्या मेरा हक नहीं बनता? नीली आंखों में जहाँ भर का दर्द लिए वो कर्ज से सरहान के सामने हुआ। मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि इसको खुश रख सकूँ, वो इतना ही मुझे नीचे गिरा देती है। जब भी मुझे लगता है उसकी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए है, वो तभी मुझे अज़ियत बख्श देती है। मैं जानना चाहता हूँ उसकी ज़बान में कि 8 साल पहले मेरी की बेवकूफ़ी ने क्या क्या दर्द दिए। मैं उसका दर्द अपने सीने में कैद कर देना चाहता हूँ। इस
लिए कि वो खुलकर सांस ले सके। क्या मैं गलत था? जवाब दो। अब के बुरहान ने फरहान को कंधों से पकड़ते झंझोड़ा तो वो खामोश था। उसकी हालत देख क्या जानते हो, मैं जितना चाहता हूँ कि उसके करीब जाऊँ, कि वो मुझे महसूस करते किसी और को महसूस ना कर सके, वो इतना ही मुझसे दूर होने का तय कर लेती है। आज तो हद ही कर दी। मुझसे कहती है मैं दूसरी शादी कर लूँ और अपना घर बसा लूँ। वो ये क्यों नहीं समझती कि मुझे उसके साथ जीना है। फरहान गुस्से से एक बार फिर आपे से बाहर हुआ था और इस बार उसके गुस्से की जर्द का निशाना LCD बनी थी। क्या जानना चाहते हो उससे? मुझसे पूछो। जब 8 साल पहले तुम यहाँ से गए थे, आए तुम्हारे ही शाह हाउस में थी। फरहान भी गुस्से में आया था, जबकि अब की बार इसको गुस्से से अपनी तरफ मुतवज्जा करवाते हुए बोलना शुरू हुआ। जानते हो, जब आधी रात अकराम चाचू को पता चला कि आयत सबके साथ एयरपोर्ट नहीं गई तो इनका क्या हाल हुआ था। तभी शुबाना चाची ने कहा कि आयत अस्मा आंटी के पास है। वो फिर बेचैन थे। मैं आयत को इत्तेफाक से मिलने चला आया था। जब अकराम चाचू को आयत को ले जाने के लिए तैयार देख ज़बरदस्ती मैं भी इनके साथ ही बैठ गया। हम शाह हाउस पहुँचे तो पता चला कि आयत तो वहाँ है ही नहीं। खुद सोचो तब क्या कुछ पूरा दिल में आया होगा। फरहान खामोश मुठ्ठियां बीचे फरहान की बात सुन रहा था। तब पता चला अस्मा आंटी को लगा था आयत घर चली गई है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद वो किसी को नजर ही नहीं आई थी। हम अच्छा सोचते हुए कि वो कहाँ जाएगी, यही कहीं होगी। शाह हाउस के आसपास देखना शुरू हुए। शाह हाउस के पीछे वीराने में गए तो जानते हो हमने क्या देखा? फरहान कर्ब के आलम से आंखें बंद करते वापस से खोल गया। बुरहान का दिल जैसे जोर से धड़का, जाने वो क्या बोलने लगा था। वो बेचैन हुआ, सांस जैसे थमी। क्या देखा? वो फरहान की खामोशी गहरी होते देख घबराते घर आया। आयत बेसुध सी, खुद से बेगानी, गंदे पानी में मिट्टी से भरी बेहोश पड़ी हुई थी। उसके कपड़े। फरहान जिसकी आंखों में पानी जमा हुआ था बोलते कर से खामोश हुआ। फरहान को लगा था जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा हो। वो बैठे से फौरन उठा था, बेचैन सा, खुद के बालों को नोचने वाले अंदाज में जकड़े गर्म दिमाग में चलती आंखों मजीद हवा दे गया। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। हमारे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। अकराम चाचू ने किस तरह आयत को देखा था, मैं वो तकलीफ दे लम्हा कभी आया नहीं कर सकता। आयत को वैसे ही खुद में पीछे अकराम चाचू और मैं बिना किसी को बताए भागे। फरहान ने आंखों से आंसू साफ किए थे, आवाज़ भरी थी, गले में मौजूद अल्फाज जैसे साथ छोड़ रहे थे। अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि आयत का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। अकराम चाचू को बहुत मुश्किल से संभाला मैंने, घर में किसी को खबर ना हो। झूठ बोला कि इकराम चाचू आयत की जिद पर मेरे साथ घूमने 2 माह मरी आए हैं। आयत को होश तो दूसरे दिन ही आ गया था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो इस कदर डर चुकी थी कि हम में से किसी भी मर्द को खुद के करीब आने नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि चाचू को भी वो अपने साथ रखने नहीं देती थी। डॉक्टर हमारा खानदानी था, इसीलिए हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। फरहान वैसे ही बैठे बोल रहा था और बुरहान जिसकी आंखों में से आंसू गिरते उसके रुखसार को गिला कर गए थे, आयत का दर्द खुद में महसूस करते तरफ कर फरहान को देखा। 1 माह तक आयत को दवाइयों के असर में रखा गया। वो ये सजा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर जब वो दवाइयों की वजह से ठीक होना शुरू हुई तो इकराम चाचू को पहचाना कि वो उसका बाप है। उस कच्ची उम्र में उस पर जो क़यामत गिरी, वो अपने साथ सब कुछ ले गई। उसकी मुस्कुराहट, उसकी ख्वाहिशें, उसका पागलपन, शरारतें, सब कुछ। जानते हो, वो मुझसे भी दूर हो गई। जो हमारे दरमियान रिश्ता था उसने वो भी ख़त्म कर डाला। कई साल तक उसने मुझसे बात नहीं की कि मैं उस पर एहसान करना चाहता हूँ। फरहान खुद बताओ, जिसने अपने ऊपर इतना कुछ होता हुआ देखा हो, वो कैसे तुम्हारी मोहब्बत में बहक जाए। उसने सबकी नज़रों से खुद को छुपाना शुरू कर दिया। वो लड़की जो कभी कुरान पाक पढ़ने रोए बिना नहीं गई थी, खुद ब खुद ही अपने रास्ते बनाती इन पर चलना शुरू हुई। उसने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। जानते हो, उन्होंने घर की जगह एक ही शहर में होने के बावजूद हॉस्टल में रहना बेहतर समझा। वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। यही वजह थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता सबसे दूर हो रही थी। इकराम चाचू ने उसको वैसे ही छोड़ दिया कि वो जो चाहती है सिर्फ वो होगा। क्यों आयत के साथ ये सब कुछ हुआ? आखिर क्यों? वो जो मिट्टियाँ भींच बैठा था, धार से चीख लाहौर। ये तो वही लड़का है जो उस दिन हया तुम्हारे साथ था। अरहम हूर के फ़ोन पर अयान की तस्वीर देख कैबिन में दाखिल हुई हया के सामने कर गई। हया जिसके हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी, सची सी निगाह हूर पर डालते अरहम से फ़ोन पकड़ गई। जानती हूँ कि तुम अयान भाई को पहले देख चुके हो, इसीलिए तुमसे मदद मांग रही हूँ। अब तुम जल्दी से मुझे अपना फैसला बताओ। वो जो ऑफिस में अरहम को कॉल करते बुलवा गई थी कि वो बात कर सके, इसको बच्चे से बता गई थी कि हया के साथ उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा किसी के सामने। अरहम पहले तो हैरान हुआ, फिर पूछ गया किसके सामने। तो हूर ने अपना सेल निकालते उसके सामने किया। तभी अरहम पहले तो हैरान हुआ, फिर पूछ गया किसके सामने। तो हूर ने अपना सेल निकालते उसके सामने किया। तब यह हया कमरे में दाखिल हुई थी, जो अब अरहम के साथ ही विराजमान होते बैठी। मैंने उसी दिन बोला था हया को कि वो मुझे उसके साथ देख आंखें फाड़ खाने वालों की तरह घूर रहा था। हया क्या तुम इसको चाहती हो? अरहम अपने चेहरे को हल्के से घुमाते शरारत से दरियाफ्त कर गया। तो उसके अंदाज पर हूर भी हल्के से मुस्कुराई। नहीं, अब कोई जज्बात दिल में नहीं रहे। हया फाइल हूर के सामने कोल साइन करने का इशारा कर गई तो अरहम ने गौर से उसका सफ़ेद पर्चा चेहरा देखा। ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, चलो नाटक के बहाने ही सही कोई
लड़की मेरी गर्लफ्रेंड तो बनेगी। आहा, अरहम जिसने हामी भरते अपना फैसला सुनाया था वो उसके अंदाज पर कहकर लगाते मुस्कुराए तो हया जो संजीदा थी हमसे बिना ना रह सकी। लगता है काम बन गया, इसीलिए इतने कहके गूंज रहे हैं। अनाज जो कैबिन में दाखिल हुई थी सभी को हमसे देख हल्के से मुस्कुराते चेहरे के साथ पूछा, हाँ अरहम मान गया है, चलो हया अब तुम्हारा काम है अपने इस नए बॉयफ्रेंड को समझाना। तुम अच्छे से अरहम को सब कुछ बता दो, मैं ज़रा अनार के साथ कुछ काम कर लूँ। वो जो उठते खड़ी हुई थी हया हैरान होती इनको जाती देख उलझी कि वो कैसे अरहम को समझाए।